अदालती आदेश के बाद भी गौतम की गंभीरता नहीं हुई कम। अब मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए लगा रहे हैं कैंप। झुग्गी बस्तियों में भी लगाई जाएगी वैक्सीन। सोमवार से दिल्ली होगी शर्तों के साथ अनलॉक। दुकानदारों ने कहा दुकानों पर बरतें एहतियात। मेट्रो यात्री दिखे खुश। पूर्व दिल्ली में पहले डीसीपी अब एसीपी के हो रहे हैं तबादले। गोविंद शर्मा एसीपी प्रीत बिहार के लिए नियुक्त किए गए। मनोज पंत एसीपी विवेक बिहार के लिए नियुक्त हुए। शिवपुरी में बिना राशन कार्ड वालों को मिल रहा है राशन। आधार कार्ड से हो रहा है रजिस्ट्रेशन। राशन लेने के बाद लोग दिखे खुश। दिल्ली सरकार ने दिया था आदेश। और पूर्वी दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ काफी नुकसान। कई इलाकों में पेड़ टूटे तो कई इलाकों में हुआ जल भराव। लोगों को उठानी पड़ी तमाम परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का हौसला नहीं टूटा है। हालांकि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन गौतम गंभीर जनता के भले के लिए अपने अभियान में फिर से जुट गए हैं। गौतम गंभीर सोमवार से दिल्ली में निःशुल्क कोविड टीकाकरण कैंप शुरू करने जा रहे हैं। गौतम गंभीर फाउंडेशन के अनुसार इन कैंपों का आयोजन निजी अस्पतालों के सहयोग से किया जाएगा और इनका सारा खर्चा संस्था वहन करेगी। गंभीर ने कहा कि हम सोमवार से मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर शुरू करने जा रहे हैं। हमें ये शिविर तब तक चलाएंगे जब तक कि दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। हमारा फाउंडेशन अतीत में भी लोगों की मदद करता रहा है और दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक ये काम जारी रहेगा। आपको बता दें, गौतम गंभीर ने कोरोना काल के सबसे कठिन समय में लोगों को मुफ्त दवाइयां और ऑक्सीजन मुहैया कराई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे सही मंशा बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि गौतम गंभीर ने दवाइयों की जमाखोरी की है। पहले से ही दवाइयां नहीं मिल रही थी और गौतम गंभीर ने इतनी बड़ी संख्या में दवाइयां इकट्ठी करके जमाखोरी की थी। बीजेपी सांसद ने यह भी ऐलान किया है कि हम झुग्गी बस्तियों में वैक्सीनेशन शिविर शुरू करेंगे। इन टीकाकरण शिविरों का विस्तार करेंगे और उन्हें झुग्गी क्लस्टर में ले जाएंगे। वहां मोबाइल टीकाकरण वैन से लोगों को टीका लगाया जाएगा। यह अभियान हर रविवार को होगा। अभी शिविर का आयोजन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में हम 18 से 44 साल के वर्ग के लिए वैक्सीनेशन करेंगे। ऐसा पहला कैंप पूर्व दिल्ली में ही लगाया जाएगा। पिछले 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से सभी जगह लगभग बंद था। अब दिल्ली में कोरोना के केस कम हो गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शर्तों के साथ सोमवार से अनलॉक करना शुरू कर दिया है। अनलॉक 2 है ये। इसी पर सीसीएन के रिपोर्टर्स ने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की, दुकानदारों भाइयों से बात की, मेट्रो से जाने वाले यात्रियों से बात की गई, साथ ही जिम, स्पा और सैलून वालों से बात की गई, जिसे खोलने की इजाज़त नहीं है। हर किसी ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। जब हमने कृष्णा नगर के दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सही किया है, लेकिन अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि बिना मास्क के दुकानों पर ना जाएं, सैनिटाइज दुकानें समय समय पर करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का बाजारों में दुकानों पर ध्यान रखा जाए। सेकेंड वेव बहुत खतरनाक थी। अगर हम लोग ठीक से ध्यान रखेंगे तो थर्ड वेव सेकेंड वेव की तरह खतरनाक नहीं होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जो गाइडलाइन रखी जा रही है, आप उसको ज़रूर मानें, क्योंकि तीसरी वेव दूसरी वेव से भी ज़्यादा खतरनाक है। हम व्यापारियों को, अपने ग्राहकों को सामान तब दें जब वो मास्क लगाओ, और अगर वो आपकी दुकान पे आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज ज़रूर करें। क्यों और साथ में अपने व्यापारी भाइयों को कहूँगा कि वैक्सीन अपनी जिसकी भी है रह गई है वो वैक्सीन लगाकर ही अपने कार्यालय पे जाएं, अपनी दुकान खोलें। बिना वैक्सीन के बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि इस महामारी से वैक्सीन द्वारा ही बचा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन में कुछ रियायत दी है, उसमें से विशेषकर हमारी जो मार्केटें हैं उनको खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इसको हम लोगों ने ऑड और इवन के हिसाब से खोलना है। 1 नंबर वाले दिन मंडे से खुलेंगे,
और 2 नंबर वाले मंगलवार से 10 से 8 का समय रखा गया है। सभी दुकानदारों से मेरा निवेदन है कि अपने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस कड़ी को हमने खोलना है। और जो दुकानदार भाई जो दुकानें खोलेंगे अपने आसपास अपने राहगीर चलते हुए लोगों को, अपने स्टाफ को, सब लोगों को अवेयर करेंगे कि कोरोना के नियमों का पालन करें। जैसा कि आज हमारे दिल्ली के सीएम श्री केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 7 जून से ऑड इवन के हिसाब से मार्केटें खुलेंगी और 7 तारीख को 1 नंबर की दुकान, 8 तारीख की 2 नंबर की दुकान। और आप सभी व्यापारी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपनी दुकान की जो भी है थोड़ा सिस्टम से काम करें जिससे कि कोरोना को फैलने का मौका ना दिया जाए। और 7 तारीख को 1 नंबर, 8 तारीख को 2 नंबर दुकान खुलेगी। कानून जैसे कोरोना की डेडलाइन है उस हिसाब से दुकान पे कार्य करें। परसों से लॉकडाउन खुल रहा है और 50% कैपेसिटी के साथ, और दुकानें भी ऑड इवन खुल रही है। मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ खुल रही है, जो कि बहुत सही फैसला है, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन खुलना बहुत ज़रूरी हो गया था। लोगों के पास काम धंधे नहीं बचे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, लोग हर तरीके से परेशान हैं। तो बट मेरा एक कहना है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार इस ओर ज़रूर ध्यान दे कि लोगों को दूसरी लहर में जिस हिसाब से मरे और चले गए लोग, उस हिसाब से तीसरी लहर भी आ सकती है। और इस लहर से बचने के लिए ज़रूर सरकार अपने बंदोबस्त करे, इंतज़ाम ज़रूर करे, और जो लोग हैं वो भी सख्ती से अभी लॉकडाउन का या कोरोना से बचने के उपाय अपनाएं। वहीं सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने मेट्रो के यात्रियों से बात की तो उन्होंने भी मेट्रो के चलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता था ऑफिस जाना, ऑटो वाले, कैब वाले ज़्यादा किराया वसूलते थे, उससे अब राहत मिलेगी। 10% लोग भी बैठ पाएंगे। अगर एक सीट पे एक भी लोग बैठ पाते हैं तो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन में लोग, ये आपके ऑटो वाले एक सवारी के कनॉट प्लेस तक के 200 रुपये मांग रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम मेट्रो के शुरू होने से, यार तो दिल्ली की जो है वो लाइफ लाइन है, अगर मेट्रो नहीं चलेगी तो बताएं कैसे लोग काम पर जाएंगे। परेशानी हो रही है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग खुश हैं कि कम से कम एटलीस्ट 50% ही सही कम से कम शुरू तो हुआ। मेट्रो चालू होने से बहुत राहत मिल जाएगी, इधर आने जाने की कन्वेंस सुविधा सही हो जाएगी और आराम से आदमी इधर से उधर पहुंच सकता है। टाइम भी बचता है। लोगों को हॉस्पिटल जाने में दिक्कतें होती हैं, किसी को कुछ काम में दिक्कत होती हैं, किसी को कुछ करने में दिक्कतें होती हैं, अनेक तरह की परेशानी है। मेट्रो ना चलने से काफ़ी परेशानी का कारण झेलना पड़ता है। मेट्रो से लोगों को आने जाने में जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, समय भी बचेगा लोगों का। बस के लिए वेट करना पड़ता है 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, बस नहीं आती है अभी। जब आएगी तो मेट्रो से लोग जल्दी घर पहुँचेंगे, अपना ऑफिस वगैरह जल्दी जाएंगे। दिल्ली में अनलॉक होने से जाहिर मार्केट वालों ने खुशी जाहिर की, वहीं सैलून और जिम वालों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी तरफ से भी देखना चाहिए। पिछले लगभग 2 महीने से लॉकडाउन होने से घर खर्च चलाने में दिक्कत आती है और बिजनेस ना चलने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार को हमारी तरफ भी देखना चाहिए। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है ये सचमुच में बहुत सराहनीय है। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑड इवन के साथ जो है मॉल्स और जो है बाज़ार खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके अलावा मेट्रो के अंदर 50% की कैपेसिटी दी गई है और प्राइवेट ऑफिसेज़ के अंदर बताया जा रहा है कि 50% की कैपेसिटी के साथ जो है स्टाफ आएगा। और सरकारी दफ्तरों में जो A ग्रेड के ऑफिसर हैं वो 100% आएंगे, लेकिन जो जूनियर स्टाफ होगा वो 50% की कैपेसिटी के साथ आएगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पा और मॉल्स, स्पा और सैलून को भी खोल देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता के ऊपर है कि जनता किस प्रकार से बिहेव करती है। क्या वो इस चीज़ के अंदर अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क लगा के पूरी तरह से अब इस मुहिम को कामयाब कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक बार फिर भीड़ बढ़ती है सड़कों पर, एक बार फिर से कारीगर गांव से उठकर शहरों में आएंगे और भीड़ बढ़ेगी काम करने के लिए जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता तो इस बीमारी की तीसरी लहर भी जल्दी ही दिल्ली में आ सकती है। सर, ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सैलून और स्पा बिल्कुल बंद रहेंगे। ये बताइए, हमारे यहाँ 6 स्टाफ काम करता है। अब 2 महीने से दुकानें बंद है। पिछले साल भी मालिक ने किराया नहीं छोड़ा और अब भी किराया मांग रहे हैं। आज सुबह भी फ़ोन आया था
किराए के लिए। अब बताओ दुकानें बंद रहेगी तो हम किराया कहाँ से देंगे? घर भी किराए का, दुकान भी किराए की। अब ये हमारा बंद रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? 6 स्टाफ काम करता, वे भी हमारे मेरे बैठे। देखो दुकान क्या है, देखो क्या है, पड़ी पूरी दुकान गंदी पड़ी है। मैं एक सैलून में जॉब करता हूँ और जब से ये लॉकडाउन लगा है, जब से स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि सैलून खुल जाए, क्योंकि अभी तक सैलून बंद है और हम पे कारोबार का कोई और ज़रिया नहीं है। और जब से ये है, जब से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है दिल्ली सरकार से कि वो सैलून भी खोलें। दिल्ली पुलिस में एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर तबादले किए गए हैं। जहां पहले दिल्ली पुलिस डीसीपी रैंक पर फेरबदल किए गए थे, वहीं अब एसीपी रैंक के लिए किए गए। पूर्व दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 एसीपी का तबादला किया गया। मनोज पंत एसीपी विवेक विहार के लिए नियुक्त किए गए हैं, वहीं गोविंद शर्मा एसीपी प्रीत विहार के लिए नियुक्त किए गए हैं। कहते हैं कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन देश में युद्धस्तर पर चल रहा है। लगभग 22 करोड़ के लगभग लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बहुत से लोगों में वैक्सीन को लेकर मन में डर है। वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के लिए अब जनप्रतिनिधियों ने नया तरीका अपनाया है। आप विधायक रोहित महरुलिया ने गाना गाकर, गिटार बजाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज ये मुश्किल दौर के अंदर आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वैक्सीन हमारे लिए है वो एक संजीवनी की तरह है। आज लोग वैक्सीन लगाएंगे तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे कोरोना के खिलाफ। लेकिन देखा गया है कि अभी भ्रांतियां, जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में है, डर का एक वो है, एक अफवाह सी फैली कि नहीं जी इससे दिक्कतें हैं, कोरोना का टीका लगाएंगे तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो लोग अभी इतना खुल के आ नहीं रहे। खासतौर से 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अभी तक इतना खुल के नहीं आ रहे हैं सामने। अभी हमारे क्षेत्र के अंदर जो टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की ओर से, उसके अंदर बहुत कम लोग पहुंच रहे थे। लेकिन अभी हमने पिछले 2-3 दिन से जो शुरू करा है प्रोग्राम, मैंने एक किशोर कुमार जी के गाने के ऊपर एक गाना तैयार करा है, उस धुन को पहिना में टीका के ऊपर। तो उसमें लोगों से हम ये आह्वान कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन कराइए, अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और आप और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप टीकाकरण अवश्य कराएं। तो इसका बहुत अच्छा असर दिख रहा है। हम गलियों में, चौक पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, हर जगह बाजारों में जा रहे हैं। अपनी टीम के साथ में देख सकते हैं, हमारे तमाम साथी अभी थोड़ी देर पहले हम रिहर्सल कर रहे थे गाने की। लेकिन जब म्यूजिक के जरिए वही बात बोलते हैं तो उन्हें दिल और दिमाग तक जल्दी पहुंचती है और लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अपील करता है। बिल्कुल मेरे विधायक साथियों के फोन आ रहे हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी तमाम जितने हमारे नेता हैं उनका भी मेरे को इसके लिए अप्रिशिएशन भी मिला है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपने एमएलए जो ग्रुप है हमारा, जो मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उसमें भी इसको डाला। तो वहाँ भी सभी विधायक साथियों ने इसको सराहा, सभी मंत्रियों ने सराहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सराहा और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व इसके लिए खासा उनके अंदर एक है कि हमारे जो विधायक है, जो एक कलाकार हैं और आज वो अपने कला के माध्यम से आम आदमी पार्टी की जो ये मुहिम है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन किया जा सके, तो आज उसको हम इस जरिए से काफी हद तक उसको सफल हो पा रहे हैं। दिल्ली सरकार इस संकट के समय में लोगों की हर संभव मदद कर रही है, जिसे देखते हुए जरूरतमंदों को राशन भी दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए शिवपुरी में आज से गवर्नमेंट स्कूल में लोगों को राशन देना शुरू किया गया। ऐसे लोगों को राशन दिया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था।
आधार कार्ड से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। लोगों को टोकन दिया गया। एक पर्सन के लिए 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिल रहा है। लोगों ने राशन लेने के बाद खुशी जाहिर की है। इस मौके पर विधायक एस.के. बग्गा मौजूद रहे, जिन्होंने इसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा। और ऐसे में ऐलान के बाद से आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है, लगभग सभी स्कूलों में जो राशन है वो बंटना शुरू हो गया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल दिया जा रहा है। उसके फैमिली जितने मेंबर हैं मेंबर के हिसाब से दिया जा रहा है राशन। और आज पूरे विधानसभा में मेरे यहाँ 4 स्कूलों में बंट रहा है राशन। पहला दिन है, टोकन भी बांटे हैं, तो मंडे से पोजीशन ठीक हो जाएगी। अभी सिविल डिफेंस के लोग भी कार्य कर रहे हैं और मेरे अपने आदमी पार्टी के भी 10 लोग कार्यकर्ता खड़े हैं यहाँ पर। तो सुबह से यहाँ शाम तक रहेंगे, तो लोग साथ दे रहे हैं। और जितनी लाइन लंबी, आज पहला दिन है, लाइन लंबी है। लोगों को 100 टोकन बांटे हैं हमने। उनको बोला कि मंडे को आएंगे, लंच से पहले और लंच के बाद टोकन इस हिसाब से बांटेंगे कि लोगों को दिक्कत ना हो। हमें 12 किलो राशन दिया गया, तीन दिनों का राशन मिला है और ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा हमें लगा है और कोई परेशानी नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन दिया जा रहा है। यहाँ एक टोकन की सुविधा कर रखी है, टोकन बाई टोकन जो है अंदर भेज रहे हैं। जी, हमारे घर में 6 जनों का राशन कार्ड है, तो हमें 24 किलो गेहूँ और 6 किलो गेहूँ चावल मिला है। आधार कार्ड जिनके ऊपर हैं, एक आधार कार्ड के ऊपर 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल। अगर आपके फैमिली मेंबर 4 हैं तो 16 किलो गेहूं और 4 किलो आपको चावल यहाँ से मिलेंगे। अपने जो वॉलंटियर्स हैं सबको ड्यूटी लगाई हुई है। 10 से 15 लोग हैं जो हर स्कूल के अंदर अपनी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ पे जो है पूरे सिस्टम से और पूरे मैनेजमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे राशन बांटा जा रहा है और सभी को राशन दिया जा रहा है। यहाँ पे टोकन सिस्टम इसलिए रख रखा है कि ताकि जो भीड़ ना लग पाए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो हमने टोकन इशू करे हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली के सभी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें राशन दिया जा रहा है लोगों को और ऐसे में उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे उनको राशन दिया जा रहा है। और 4 किलो गेहूं के साथ 1 किलो चावल दिए जा रहे हैं। 100 टोकन लोगों को बांटे गए हैं और सिविल डिफेंस का भी स्टाफ लगा हुआ है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक थी, जिसमें पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि सबसे ज़्यादा मौतें दिल्ली में हुई हैं। जिन डॉक्टर्स ने लोगों को कोरोना से बचाया, जब वो कोरोना से संक्रमित हुए तो उनको ही बेड अस्पतालों में नहीं मिले। इस पर हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट से बात की, तो उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कर रहे हैं डॉक्टर गौतम और डॉक्टर अनिल गोयल, ज़रा आप भी सुनिए। संसाधनों की कमी से चलते हुए राजा हरिश्चंद्र के डॉक्टर अमित कुमार और महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के डॉक्टर संजीव कुमार, जो प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ थे, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। ये अत्यंत दुख का विषय है कि संसाधनों की कमी से डॉक्टर्स की डेथ हो और इन दोनों डॉक्टर्स को जिस अस्पताल में काम कर रहे थे वहाँ भी उपचार नहीं मिला। आपको मैं ये और भी बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में इस कोरोना महामारी की दूसरे दौर में 109 डॉक्टर्स की डेथ हुई है और पूरे हिंदुस्तान में 624 से ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई है। इसका कारण संसाधनों की कमी तो है ही है और अपने अस्पताल जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी जगह नहीं मिलना, ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन इसके अलावा भी जो क्यूमुलेटिव वायरल लोड है, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं कोरोना काल में, वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको फिजिकल और इमोशनल इनसिक्योरिटी है क्योंकि वायलेंस भी बढ़ गई है अगर किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है, और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी बहुत है। इस सब के कारण उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत है। इसके अलावा जो प्राइवेट में भी डॉक्टर्स हैं उनके भी वर्किंग आवर्स का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ये भी हमको देखना होगा। ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये डॉक्टर्स की इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। हमारा IMA का ये मानना है कि जो भी डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, कोरोना की ड्यूटी दे रहे हैं, उनको अगर वो बीमार होते हैं तो उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एडवांस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सरकारी अस्पताल है जिसमें यंग डॉक्टर जो है वो काम कर रहे थे और दुखद बात यह है कि जब डॉक्टर जो है वो कोरोना से पीड़ित हो जाता है काम करते करते, तो उसी अस्पताल में, जिस अस्पताल में वो काम कर रहा है, सुबह शाम काम कर रहा है, उस अस्पताल में उसको जो है वो बिस्तर नसीब नहीं होता, उसको फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसको सेवाएं नहीं मिलती कि वो अपनी खुद की जान बचा सके। ये बहुत ही जो है वो दुखद घटनाएं हुई हैं इस दूसरी लहर में।
जिसमें डॉक्टरों ने कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ जो है वो काम किया और सरकार के साथ लोगों की जान बचाने के लिए पूरी मेहनत करी। मगर कहीं ना कहीं हम डॉक्टर ये भी महसूस करते हैं कि हमें इग्नोर कर दिया गया, हमारी जरूरतों को जो है वो नकार दिया गया। हमारी जो जवान डॉक्टर हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं वार्ड में, उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिली या उस तरह की उनको जो है वो उस तरह से उनको नहीं पूछा गया जिससे हम ये कह सके कि उन डॉक्टर्स भी आगे सेवा देने के लिए पूरे मन से जो है वो तैयार होंगे। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम आई बारिश और तूफान में नुकसान की खबर है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार और विश्वास नगर इलाके में कई पेड़ उखड़ गए हैं और दीवार भी गिर गई है। इस हादसे में किसी की भी जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। विश्वास नगर इलाके में कई फीट लंबी दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को जानकारी देने के बावजूद हादसे वाली जगह पर कोई नहीं पहुंचा है। इसके अलावा आनंद विहार इलाके में पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बारिश ने राहत पहुंचाई है, लेकिन कई जगह नुकसान की खबर सामने आ रही है। दीवार अचानक गिर गई एकदम से। कैसे? यहाँ से जैसे पहले बारिश आई हल्की हल्की, फिर एकदम आंधी सी आई, एकदम से टूट गई। तो आंधी की वजह से दीवार गिर गई? आंधी तो एकदम तेजी से आई थी, एकदम से गिर गई। दो बंदे दब भी गए, एक हॉस्पिटल में भर्ती है, एक गुम चोट है, घर पे ही है। हाँ, तो बच्चे कुछ सब सेफ है वैसे तो, पर 2 बंदों को लगी है। जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो ठेली वेली लगाता है। गाड़ी तो बहुत सारी दब गई है, कम से कम नहीं गाड़ी दब गई है 50 गाड़ी होंगी, 100 गाड़ी। किसी की स्प्लेंडर है, हाँ टेम्पू भी है, ई रिक्शा भी है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को कोरोना को देखते हुए रद्द कर दिया गया। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने कोविड-19 के मद्देनजर 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ये उचित निर्णय है और इससे छात्रों का तनाव दूर होगा। वहीं दूसरी तरफ अन्य अध्यापकों का कहना है कि 12वीं के छात्रों का परिणाम पहले प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर निकाला जाना चाहिए, ताकि छात्रों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ना हो सके। वहीं आपको बता दें, इसके लिए बोर्ड इवैल्यूएशन एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें छात्रों का पिछले प्री एग्जाम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन होगा। छात्रों को पासिंग सर्टिफिकेट की बजाय उन्हें मार्कशीट दी जाएगी। 12th क्लास का पेपर बच्चों का नहीं हुआ या पेपर नहीं हुए, उनको कैसे मार्क्स दें, कैसे रिजल्ट बनाएं। मेरे विचार से इस रिजल्ट को बनाने के लिए 10th के टोटल मार्क्स, 11th के टोटल मार्क्स और 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स का सहयोग लेना चाहिए। 10th में बच्चे ने जो भी मार्क्स अपनी मेहनत से प्राप्त किए हैं उसका 20% लें, जो 11th में प्राप्त किए उसका 30% लें और 12th में प्री बोर्ड और प्रोजेक्ट्स को लगाकर जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका 50%। हर क्लास दूसरी क्लास से संलग्न होती है, हर क्लास में बच्चे ने अपनी मेहनत की होती है, बच्चे को अन्याय भी प्रतीत नहीं होगा और हर चीज़ का एविडेंस भी होगा और सारे मार्क्स पहले से रिकॉर्डेड हैं, जिसमें कहीं पर कोई किसी प्रकार की समस्या या संदेह पैदा नहीं होगा। कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो इंटरनल असेसमेंट, यूटी या प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके आधार पर अंक लगाए जाए। 11वीं में जो एडमिशन्स होते हैं तो 10वीं में जिनके अधिक अंक होते हैं वो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाते हैं और जबकि कंपैरेटिवली कम अंकों वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं। लेकिन जब उनके अपनी पसंद का सब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद वो बहुत मेहनत करते हैं और ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों के 10वीं में कम अंक थे उनके 12वीं में 90, 92, 93% तक अंक आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि 11वीं और 12वीं में जितने भी पिछले टेस्ट हुए हैं उनके आधार पर और पूरा निर्णय कंसर्न्ड टीचर पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उनमें विद्यार्थियों का परिणाम किस प्रकार से तैयार किया जाए उसके संबंध में मेरा मानना है कि इसमें 10वीं में जो विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड में जो अंक प्राप्त किए हैं उनका वेटेज लगना चाहिए। उसके साथ 11वीं में जो पूरे वर्ष उनकी परफॉर्मेंस रही है उसका वेटेज रहना चाहिए। साथ ही साथ 12वीं में
जो उनके यूनिट टेस्ट हैं, प्रोजेक्ट फाइल हैं और उनके जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं, उनका वेटेज लगाकर उनका रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। इस विषय में मेरा सुझाव है कि पिछले वर्ष विद्यार्थियों के कक्षा 11 में लगभग सभी पेपर हो चुके थे। वह परिणाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का हो सकता है। इस वर्ष भी 12वीं के प्री बोर्ड की परीक्षाएं लगभग सभी विषयों की ऑफलाइन पूर्ण हो चुकी थी और फिर सभी विद्यार्थी अपने विषय अध्यापकों के साथ पूरे वर्ष किसी न किसी माध्यम से ऑनलाइन जुड़े रहे, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, ऑनलाइन असाइनमेंट हो, यूटी हो, ये सब लगातार चलता रहा। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्री बोर्ड के अंक, 11वीं में विद्यार्थी की परफॉर्मेंस और पूरे वर्ष विद्यार्थी जो विषय अध्यापक द्वारा टेस्ट लिए गए उनके माध्यम बना करके यदि विद्यार्थी का असेसमेंट किया जाता है तो परिणाम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे हमारी धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, ऑक्सीजन अच्छी रहे। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने 150 पौधे लगाए हैं, जिस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे और यही कहा कि लोगों को अच्छा वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, शुद्ध हवा, जिससे तमाम तरह की बीमारियों से लोग बच सकें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।